हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे आइडियल ट्रांसफार्मर। ओके, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसमें हमारी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या कि हमारी जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। रिलक्टेंस जो है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है हमारा। ठीक है, जो लॉसेस होते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है वो हम जीरो मान के चलते हैं। तो जो हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। और जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ओके, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमारा ट्रांसफार्मर आइडियल है तो उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम उसका बेसिक जो हमारा डायग्राम था, फेजर डायग्राम, वो भी हम देख चुके थे। इसमें एक जो करंट जो रहता है वो कौन सा करंट रहता है, केवल मैग्नेटाइजिंग करंट रहता है हमारा, जो कि किसके लिए हमारी यूजफुल होता है। हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो हमारा फ्लक्स है, ये हमारा कोर होता है। इस कोर के अंदर एक फ्लक्स हमें क्या होता है, इंट्रोड्यूस कराना होता है। इस फ्लक्स के लिए जो करंट जिम्मेदार होता है उस फ्लक्स को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ओके, और ये जो फ्लक्स होता है ये मेन फ्लक्स होता है। ये कौन सा फ्लक्स होता है, ये कांस्टेंट फ्लक्स होता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स होता है वो वेरी नहीं करता। अगर लोड वेरी भी होता है, मतलब अगर अभी तो हमने नो लोड कंडीशन ली थी, मतलब कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया था, अगर हम लोड कनेक्ट कर भी देते हैं तो ये जो फ्लक्स है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये फ्लक्स हमारा वेरी नहीं करता है। ओके, तो ये सारी हम कंडीशन देख चुके थे। अब इसी के बेस पे हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि अगर सपोज हमारी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो क्या होगा, या फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या होगा, किस तरीके से हमारा चेंज होगा हमारा। ठीक है, तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं, हमने आपको क्या बोला है, हम बोलते हैं बीएच कर्व, हमने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ाया हुआ है। ओके, आप उसको वहां डिटेल में देख सकते हैं। तो जब हमने कोर मटेरियल बना रहे थे तब भी हमने बोला था कि जो बीएच कर्व है उसका जो एरिया होता है, जितना कम एरिया होता है लॉसेस उतने ही कम होते हैं। एरिया जितना ज्यादा होता है लॉसेस क्या होता है, उतने ही ज्यादा होते हैं। ओके, तो अगर हम बीएच कर्व के टर्म में हम बात करते हैं तो बीएच कर्व जो है वो कुछ हमारा ऐसे बनता है। ये हमारा H है और ये हमारा B है। B मतलब होता है हमारा फ्लक्स डेंसिटी। ओके, और H हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया। ओके, तो इनके बीच में हम देखते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है। तो एक पॉइंट आता है BP, सपोज मान लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट के बाद क्या होता है, ये सैचुरेट होने लगता है। मतलब फिर आप कितना भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, H क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो आप इसके बाद कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाएंगे बट आपका जो फ्लक्स है वो हमारा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है, अपने मतलब जो फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं करना है। ओके, अगर हम बोल रहे हैं कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो हमारा कोर होता है वो किससे बना हुआ होता है, हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। ओके, या फिर हमारा सिलिकॉन स्टील लेते हैं अपन, या फिर CrGO स्टील लेते हैं। तो कोई भी हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक पॉइंट के बाद क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। हम आपको बार बार एग्जांपल देते हैं पानी का कि जब आप नल खोलते हैं, टैप खोलते हैं, तो जो बकेट है उसका एक लिमिट है, वो उतनी ही लिमिट तक भरेगा। उसके बाद क्या होगा, वो पानी ओवरफ्लो होने लगेगा और बाहर चला जाएगा। ओके, तो हर एक चीज की एक लिमिट होती है। तो ऐसे ही कोर की होती है। एयर की कोई लिमिट नहीं होती है। एयर की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो हम कितनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि एयर इतना बड़ा है हमारा, वो हमारा सैचुरेट नहीं होता है। ओके, एयर हमारी क्या होती है, एयर नेवर सैचुरेट, एयर सैचुरेट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कोर होता है वो क्या होता है, हमारा सैचुरेट होने लगता है एक पॉइंट के बाद। मतलब एक पॉइंट के बाद हम उसमें फ्लक्स नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है BP पॉइंट की, इसके बाद हम फ्लक्स नहीं बढ़ा सकते। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू होना चाहिए हमारे किसके, BP के। ठीक है, इसके बराबर होगी BP के या फिर इसके कम होगी, इससे ज्यादा हम नहीं रख सकते हैं। तो हम ये यहाँ पे हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि हम फ्लक्स डेंसिटी को कितना बढ़ा सकते हैं, इसका क्या फायदा है। तो फ्लक्स डेंसिटी को हम ज्यादा से ज्यादा रखते हैं।
ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी हमारी जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा रखें। तो आप बोलोगे कितनी ज्यादा, आप बोलोगे हम तो इन्फानाइट ले लेते हैं, नहीं, तो हमें कोर को सैचुरेट नहीं होने देना है, हमें इतना फ्लक्स डेंसिटी रखना है कि कोर हमारा सैचुरेट ना हो। तो ये कौन सा पॉइंट है, बीपी, सैचुरेशन पॉइंट। तो हम अपनी फ्लक्स डेंसिटी को कितना बढ़ा सकते हैं, सैचुरेशन पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं चाहे तो, इसके बाद हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे। हम अपने फ्लक्स डेंसिटी यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे। वो हमारा क्या है, एक सैचुरेशन पॉइंट है। ओके, इससे क्या हमारा है, हम क्यों इस चीज के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि फ्लक्स फाई क्या होता है हमारा, फ्लक्स क्या होता है हमारा, बी बाय ए, यही होता है ना हमारा, फ्लक्स डेंसिटी क्या हो गया हमारा, बी बाई ए। ओके, तो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी हम बात करेंगे तो बीएम होना चाहिए, और एरिया जो लेते हैं वो हमने आपको बताया था कि ए एन लेता है, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया दो टाइप के होते हैं, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस सेक्शनल एरिया। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जो हमारा लैमिनेशन होता है उनका। ग्रॉस क्या होता है, दोनों का मिला के, लैमिनेशन प्लस इंसुलेशन। ओके, तो यहाँ पे जो हम एरिया लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लक्स है फाई वो क्या हमारा कांस्टेंट है, अभी नो लोड पे बात हो रही है, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर है। दूसरी चीज हमने बोला कि जो कोर है इसका जो मेन फ्लक्स होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, तो अगर फ्लक्स मान लो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमारा फ्लक्स जो है वो हम बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, सॉरी दूसरी से गलती लिख गया है, B इक्वल टू क्या होता है, 5/A। ओके, यही होता है ना फ्लक्स डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी, करंट डेंसिटी लिखते हैं अपन J, तो क्या लिखते हैं I/A, करंट डिवाइड बाय एरिया। सेम फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, B इक्वल टू 5/A। ओके, तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी हमने बोला, अगर फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा हमारा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम इसलिए बोलते हैं कि फ्लक्स डेंसिटी को हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हमारा एरिया उतना ही ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा। तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मर की साइज है, साइज किस पे डिपेंड करती है, एरिया पे, तो ट्रांसफॉर्मर साइज भी क्या होगी, रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, तो ये हमें एक ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि हम फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है, एरिया रिड्यूस होगा तो साइज क्या होती है, रिड्यूस होते जाती है। तो हम बड़ा ट्रांसफॉर्मर बड़ा बना सकते हैं, ठीक है, छोटे साइज में हमें कम एरिया रिक्वायर्ड होगा, मतलब कम साइज रिक्वायर्ड होगी, साइज कम रिक्वायर्ड होगी, तो हमें उसमें जो भी मटेरियल है वो भी कम होगा, तो कॉस्ट भी क्या होगी हमारी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, बट हम बी को कितना बढ़ा सकते हैं, जो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है उसको हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं, तो जो हम बी की बात करें वो हम लेस देन बीपी या बीपी के बराबर रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे। हमें मतलब सैचुरेशन पॉइंट तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ऑब्जर्वेशन हो गया कि आप फ्लक्स डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है, रिड्यूस होता है। ओके, सेकंड अगर हम देखें तो E इक्वल टू क्या होता है, 4.44 F/N, यही होता है। B इक्वल टू क्या है, 5/A, तो 5 की जगह हम क्या रख सकते हैं, B इंटू A, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4.44 F B इंटू A इंटू N। ओके, ये हो गया हमारा E। अगर हम बोल रहे हैं कि B को हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो E बाई F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4.44 BAN। एरिया तो कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, ये टोटल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, अगर हम फाई कांस्टेंट है तो हम क्या बोलते हैं कि E बाई F जो रेशियो है ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमें लेके चलना पड़ता है कि अगर हमारा फाई कांस्टेंट है, देखो फाई क्या है, कांस्टेंट, बी क्या है, 5/A, एरिया तो हमारा फिक्स है, तो बी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर बी कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट ही है, तो E बाय F रेशियो मतलब B बाय F रेशियो जो होता है ये भी क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, V बाय F जो रेशियो है वो भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से अगर हम बात करें, हमने क्या बोला, V बाय F रेशियो जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम बोले V क्या है, ठीक है, तो मतलब जो हमारा वोल्टेज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। तो जो केवीए रेटिंग होती है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है इसकी रेटिंग क्या होती है, हमारी केवीए रेटिंग होती है।
ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए रेटिंग होती है। केवीए रेटिंग मतलब वोल्टेज रेटिंग इनटू करंट रेटिंग। ओके, तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो वोल्टेज की रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वोल्टेज रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। और जो करंट रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। आपने देखा होगा, आप कोई भी ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हैं, ठीक है, तो हम जो तार रखते हैं, जो भी वायर रखते हैं, ट्रांसमिशन वायर, वो मोटा रखेंगे, पतला रखेंगे, उसकी साइज क्या होगा, गेज क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना मोटा वायर रखना पड़ेगा। हम अपने घर में भी लगाते हैं, तो जब हम कोई हैवी चीज लगाते हैं, ओके, हम एसी चला रहे हैं या वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, फिल्टर्स वगैरह चला रहे हैं, माइक्रोवेव, तो हम उसके लिए अलग से वायर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बड़ा प्लग लगाते हैं, 3 प्लग लगाते हैं। वो अगर हम वायर पतला रखते हैं तो उसमें से हैवी करंट फ्लो होगा, वो ज्यादा लोड ले रहा है तो ज्यादा करंट लेगा, तो क्या होता है? जल जाता है। तो जो हमारा वायर है, मतलब जो करंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एरिया लेना होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि करंट रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एरिया के। तो जो हमारी केवीए रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? केवीए रेटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? फ्रीक्वेंसी इनटू एरिया के। अब एरिया तो हमारा क्या होता है? फिक्स्ड होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जो केवीए रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। आपके पेपर्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जो केवीए रेटिंग होती है, अगर मान लो फ्लक्स कांस्टेंट है तो हमारी जो केवीए रेटिंग होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। ओके, इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन, E इक्वल टू 4.44 F5N। ठीक है, तो हमने बोला 4.44 F5, इसको क्या लिख सकते हैं? B इंटू A इंटू N। अगर E क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज, हम E क्या ले लेते हैं? सपोज कांस्टेंट। ओके, E अगर हम कांस्टेंट ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/A के। ओके, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एरिया क्या हो जाता है हमारा? कम हो जाता है हमारा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो हम साइज जो है ट्रांसफार्मर की वो क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? साइज ऑफ ट्रांसफार्मर रिड्यूस एट हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे जो साइज होती है ट्रांसफार्मर की वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो यहाँ से हमने कुछ कंक्लूजन देख लिए हैं कि सबसे पहला कंक्लूजन हमने क्या देखा है कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा देते हैं, अगर हमारा फ्लक्स कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, तो अगर हम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो एरिया क्या होता है? कम हो जाता है हमारा। एरिया कम होता है तो साइज जो होती है ट्रांसफार्मर की वो रिड्यूस हो जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या देखा कि अगर फाई कांस्टेंट है तो जो हमारा V/F रेशियो है ये भी क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। ओके, थर्ड कंक्लूजन हमने क्या देखा कि जो केवीए रेटिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो केवीए रेटिंग भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फोर्थ कंक्लूजन हमने क्या देखा है यहाँ पे कि अगर हमारा V क्या होता है? कांस्टेंट, ओके, या फिर E जो है वो कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एरिया कम होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो होता है हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर की साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ओके, थ्योरेटिकल्स आपको एक सेंटेंस बना के इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे कि अलग फ्लक्स कांस्टेंट है तो V/F रेशियो कांस्टेंट होगा कि किसके बराबर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। ओके, अब हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इसके बेस पे। ओके, देखिए ये एक न्यूमेरिकल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। मैंने बोला कि 100 kVA का ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी वोल्टेज क्या है? 230 वोल्ट, और वो ऑपरेट हो रहा है कितने पे? 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे।
अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं 50 हर्ट्ज सप्लाई पे तो प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा। ओके, तो हमने बोला कि V बाय एफ रेशियो जो है वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये V बाय एफ रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब V1 बाय F1 इक्वल टू क्या होगा, V2 बाय F2। अगर मान लो फाई हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इंटेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी हमारी। बट ये जो रेशियो है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। V बाय एफ रेशियो जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो V1 बाय F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाय F2। तो पहले कितना दिया था, 230 वोल्ट। ओके, उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज। हमें क्या दिया है उन्होंने कि अब अगर 50 हर्ट्ज पे अप्लाई हो रहा है तो हमारा प्राइमरी वोल्टेज क्या होगा। सपोज ये क्या मान लेते हैं, x। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 230 इंटू 50 डिवाइड बाय 60। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ओके, 115 इंटू 5 डिवाइड बाय 3। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 191.5 वोल्ट। ओके, आप देखिएगा V बाय एफ रेशियो, ये दोनों रेशियो निकालिएगा और ये रेशियो ये हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, मतलब अगर हमें फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे तो क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा। ओके, इसी क्वेश्चन में अगर हम ले लेते हैं, इसमें वो बोलते हैं फाइंड करने के लिए कि अगर 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, वो ऑपरेट प्राइमरी वोल्टेज इतना ऑपरेट हो रहा है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, अगर उसे कनेक्ट कर दे 50 हर्ट्ज सप्लाई पे तो व्हाट विल बी द केवीए रेटिंग। तो अब केवीए रेटिंग हमारी क्या होगी। ओके, तो हमने आपको बताया कि केवीए रेटिंग जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के हमारे। ओके, तो केवीए 1 डिवाइड बाय F1 इक्वल टू क्या आएगा, केवीए 2 डिवाइड बाय F2। तो पहले केवीए रेटिंग कितनी थी, 100, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 60 हर्ट्ज। अब केवीए रेटिंग फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है 50 हर्ट्ज। तो x क्या हो जाएगा, 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 60। ओके, तो ये आप फाइंड करेंगे तो आपका x कितना आएगा, 83.33 केवीए। ओके, तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है, कम हो रही है, तो केवीए रेटिंग भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। या हमने क्या बोला था कि जो फ्लक्स डेंसिटी है, ओके, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या हो, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वोल्टेज रेटिंग क्या होगी, केवीए रेटिंग कम हो रही है तो हमारी वोल्टेज फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो केवीए रेटिंग क्या होगी। ओके, कंक्लूजन क्या बताया था कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, कि अगर हम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होता है, कम होता है, और जो साइज होती है ट्रांसफार्मर की वो हमारी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उस पे हमारा किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए ये हमने लिखा हुआ है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि हाँ, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गए थे कि जो सीआर जो स्टील है और हमारा जो सिलिकॉन स्टील होता है, इसमें हम कहाँ तक हमारा फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब बीपी जो हमने बताया था ये क्या था, हमारा सैचुरेशन पॉइंट था, इस पॉइंट तक हम क्या कर सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बीपी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, हमारी 1 से लेके 1.2 टेस्ला तक होती है, 1 से लेके 1.2 टेस्ला तक होती है सिलिकॉन स्टील में। ओके, और 1.2 से लेके 1.6 टेस्ला तक होती है CRGO स्टील में। ओके, अलग अलग, क्योंकि ये जो बीपी होती है वो हमारा क्या है, जो हमारी ये बीपी है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, ये हम किस टाइप का कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। जो हमारी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का लिमिट है वो किस पे डिपेंड करती है, कोर मटेरियल पे। तो अगर हम सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं तो कहाँ 1 से लेके 1.2 टेस्ला तक इंक्रीज कर सकते हैं, और CRGO स्टील यूज करते हैं तो 1.2 से लेके 1.6 टेस्ला,
मतलब इतनी बढ़ा सकते हैं। तो हमने बोला जितनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी उतना कम एरिया होगा हमारा। तो इस वाले में क्या होगा, CRGO स्टील अगर यूज करेंगे तो एरिया क्या होगा और रिड्यूस हो जाएगा एज कंपेयर टू सिलिकॉन स्टील। इसलिए हम बोलते हैं कि हम कौन सा यूज करते हैं आजकल, जो मटेरियल यूज करते हैं कोर बनाने के लिए, CRGO स्टील का यूज करते हैं। ओके, ये आप उसी में लिख लीजिएगा जहां पे मैंने बताया था, ये मैं भूल गई थी। ओके, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है कि अगर CRGO स्टील है वो उसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितनी दी है, सपोज 1.8 टेस्ला। क्वेश्चन में कुछ भी, बस मेन जो उसकी लिमिट होती है वो 1.2 से 1.6 तक ही लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने 1.8 टेस्ला अगर दिया है तो अपन उसको लेके सॉल्व करते हैं 1.8। और अगर सिलिकॉन है वो स्टील है तो उसका हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कितना दिया है 1 टेस्ला। तो उन्होंने पूछा रेशियो क्या होगा कोर रिक्वायर्ड का, कितना कोर रिक्वायर्ड होगा। तो B क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं B1/B2 इक्वल टू क्या होगा A2/A1। ओके, B1/B2 1.8 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा A2/A1। ये कितना हो जाएगा हमारा 1.8 इक्वल टू A2/A1। ओके, तो अगर हम A1/A2 निकालें तो ये कितना हो जाएगा हमारा A1/A2, ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 डिवाइड बाय 8। ओके, तो हमें कितना मतलब रिक्वायर्ड होगा 80% एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम CRGO स्टील यूज करेंगे तो हमें कितना होगा, इतना क्या होगा कम रिक्वायर्ड होगा, हमारा एरिया जो है वो इतने परसेंट हमें कम एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो टोटल सेविंग कितनी होगी हमारी 80% एक कोर की क्या हो जाएगी सेविंग होगी, क्योंकि इसमें 1.8 है और ये हमारा 1 है। तो 80% ये हमारा बढ़ा दे रहा है, हमारा B 80 इतना इंक्रीज हो रहा है तो एरिया हमारा क्या होगा उतना ही रिड्यूस होगा। ठीक है, तो हमारा जो कोर है उसमें कितनी सेविंग हो गई, हमारी सेविंग कितना हो गया हमारा ऑफ कोर रिक्वायर्ड इज 80%, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा वो उसकी सेविंग हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो हमने 3 ऑब्जर्वेशंस बताए, तीनों पे हमने आपको क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं एक और हमारा कॉन्सेप्ट जो कि है हमारा क्या MMF बैलेंसिंग। ओके, हमने बोला है कि फाई जो होता है वो क्या होता है MMF बाय रिलक्टेंस। ओके, रिलक्टेंस क्या है S इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए रिलक्टेंस क्या है 0। फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ फ्लक्स के लिए हम बात कर रहे हैं, फाइनाइट फ्लक्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, MMF क्या होता है Ni इक्वल टू 5/S। ओके, फाइनाइट फ्लक्स के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला है, ये कोर है, इस कोर में ये हमारा एक फ्लक्स हो रहा है फ्लो, ये फ्लक्स क्या है 5। ये फाइनाइट फ्लक्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होगा एक MMF होगा। MMF क्या होता है N × I, तो यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है N1 और I1। यहाँ पे एक फ्लक्स है 5, ठीक है, यहाँ पे एक करंट होगा I2 सपोज, और यहाँ के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2। ये हमारे यहाँ का जो रिलक्टेंस है S वो क्या है 0 है। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा ये रिलक्टेंस 0 है तो मतलब क्या है, ये एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। MMF बैलेंसिंग है, अगर हम MMF की बात करें तो यहाँ पे MMF है Ni, यहाँ पे MMF है Ni, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे। हम क्या बोलते हैं कि यहाँ का वोल्टेज क्या है, मतलब ये वोल्टेज इंड्यूस सपोज 0 है, तो यहाँ से जो आ रहा होगा यहाँ से, ये दोनों क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तब ये क्या करेगा 0 करेगा, मतलब यहाँ करंट हमारा 0 फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस हमारा 0 है, करंट क्या है हमारा 0 फ्लो हो रहा है। तो जो यहाँ से जा रहा होगा, जो यहाँ से, दोनों क्या होगा एक दूसरे का अपोज करेगा। तो ऐसे ही अगर हम MMF बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा हमारा, ये हो गया हमारा
प्राइमरी का एमएमएफ। ओके, यहाँ हम ये हमारा प्राइमरी का एमएमएफ है, ठीक है। सपोज N1 I1 और ये क्या है N2 I2, ये है रिलक्टेंस S इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे का अपोजिट, और दोनों क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, तब दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे ना। केवीएल अपन जो पढ़ते हैं, केसीएल केवीएल नेटवर्क में यही पढ़ते हैं ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और बराबर है। ये शायद 1 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है, तो ये अपोजिट है, तो 1 - 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होगा, तब ये रिलक्टेंस 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 I1 इक्वल टू N2 I2। इसको क्या कर लिखते हैं, एमएमएफ बैलेंसिंग, क्योंकि एमएमएफ जो होता है वो बैलेंस होना चाहिए हमारा। कहीं पे ज्यादा, कहीं पे हमारा क्या होगा, कम होगा, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा आवाज आने लगती है, मैग्नेटोस्ट्रेशन का होने लगता है। ये हमने जब आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाया उस टाइम पे बताया भी था कि जो एमएमएफ है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। लॉरेंस फोर्स के कंडीशन में भी बताया था आपको। तो N1 I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, N2 I2। तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 बाय N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 बाई I1। तो ये एक हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं V1 बाय V2 इक्वल टू क्या होता है, N1 बाई N2, पढ़ चुके हैं ना। तो V1 बाय V2 इक्वल टू N1 बाय N2, यहाँ पे क्या आ गया, N1 बाय N2 इक्वल टू I2 बाय I1। मतलब ये अपोजिट होता है। करंट के केस में अपन देखें तो ये हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है। तो क्या लिख सकते हैं, V1 बाय V2 इक्वल टू I2 बाय I1 इक्वल टू N1 बाई N2। ओके, तो यहां से हम और रिजल्टेंट क्या निकाल सकते हैं, V1 I1 इक्वल टू क्या होता है, V2 इंटू I2। मतलब पावर जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। मतलब जितना पावर हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे, उतना पावर क्या करेगा, लोड एब्जॉर्ब करेगा। अभी हमने लोड तो लगाया, मतलब उस केस में हम बात कर रहे थे नो लोड कंडीशन में। यहाँ पे हम लोड लगाएंगे तभी करंट फ्लो होगा I2। अगर हमने आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर हम कैसा मान के चल रहे हैं, आइडियल ही लेके चल रहे हैं। अभी हमने ट्रांसफॉर्मर में कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर V1 दिया, करंट I1 फ्लो होगा, उसके कारण एक फ्लक्स जनरेट होगा जो कि φm है, म्यूचुअल फ्लक्स है। ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इस सेकेंडरी वाइंडिंग ने फ्लक्स को कट किया तो एक EMF इंड्यूस होगा जो कि क्या होगा, E2। यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा I2, अगर यहाँ पे हम कोई लोड लगा देते हैं तो, ठीक है। तो जितना पावर ये क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, उतना ही पावर क्या है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है। ओके, मतलब क्या होता है, पावर बैलेंस होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो कांस्टेंट पावर डिवाइस है। तो आपने देखा कि कांस्टेंट क्या हमारा फ्लक्स डिवाइस है, कांस्टेंट पावर डिवाइस भी होती है। यहाँ पे जो पावर कंजम्पशन है, मतलब रियल पावर कंजर्व हो रहा है, जितना रियल पावर आप देंगे उतना ही रियल पावर ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, इसके लिए जो पावर लगता है वो कौन सा पावर लगता है, रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड होता है। ओके, और जो हमारे लॉसेस होते हैं उनके लिए जो पावर रिक्वायर्ड होता है वो होता है हमारा क्या, रियल पावर। ये अभी हम आगे देखेंगे कैसे रिएक्टिव पावर और रियल पावर हम आपको बता रहे हैं। तो जो हम पावर डिलीवर कर रहे हैं उतना ही पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक हमारा कांस्टेंट पावर डिवाइस है। ओके, कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस हो गया, कांस्टेंट पावर डिवाइस हो गया। तो यहाँ से ये आपका एक कॉन्सेप्ट आ गया कि V1 I1 इक्वल टू क्या होता है, V2 I2। ओके, तो आपने देखा कि ये एमएमएफ बैलेंस करने के लिए हमने आपको बताया कि ये दोनों हमारे सेम फेज में, लेकिन इसको शो करने के लिए हम क्या बोलते हैं, I2 और I1 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट फेज में होते हैं। I2 और I1 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट फेज में। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, अभी तक आपने जो देखा पहले वो बना लीजिए। φm कांस्टेंट फ्लक्स होता है इसलिए बेस मान के चलते हैं। ये I म्यू मैग्नेटाइजिंग करंट से बना है φm, तो I म्यू इसी के फेस में आएगा। ओके, E1 ये लिया, E2 ये 90 डिग्री लैग कर रहा है, N2 ग्रेटर देन N1 लिया है, तो E2 ग्रेटर देन E1 है। ओके, कौन सा है ये, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लेके चलना है। ओके, हमने आपको बताया था
कि लेंस लॉ को फॉलो करने के लिए ये एक दूसरे का अपोज करते हैं, माइनस E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1। ओके, मोस्टली जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो सारे लोड पे वर्क करते हैं, लैग, लीड और हमारे यूनिटी पावर फैक्टर पे, ओके, रेजिस्टिव लोड पे। बट मोस्टली जो है वो लैग पे वर्क करते हैं, तो हम लेके चल रहे हैं लैग। अगर लैगिंग लोड लगा हुआ है यहाँ पे तो करंट क्या करेगा, I2 जो है वो हमारा लैग करेगा हमारा कुछ एंगल I2। तो ये अगर I2 ऐसा है तो I1 जो है वो क्या होगा, इसके अपोजिट फेज में बनेगा। I1 क्या होगा, कुछ ऐसे बनेगा। कैसे, अपन ने निकाला I2 बाय I1 इक्वल टू क्या है हमारा, N1 बाई N2। तो I2 क्या हो जाएगा, N1 बाई N2 इंटू I1, ये होगा हमारा। ओके, I1 क्या हो जाएगा हमारा, N1 बाय N2 इंटू I1। I2 बाय I1 इक्वल टू N1 बाय N2, सॉरी I1 निकालना ना अपन को, तो यहाँ से तो I1 क्या हो जाएगा हमारा, I2 इंटू N2 बाई N1। अब N2 क्या है, बड़ा है N1 से, मतलब I1 बड़ा होगा I2 से, इसलिए हमने I1 इसका इतना मैग्नीट्यूड लिया तो ये इतना। तो ये दोनों हमने अपोजिट क्यों लिए, शो करने के लिए। एमएमएफ बैलेंसिंग में हमने आपको बताया ना कि I1 अगर ऐसा फ्लो हो रहा है तो I2 ऐसा जाएगा, तभी जो हमारा S है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा आइडियल ट्रांसफार्मर का, एट लोड पे अगर लोड लगा है तो I2 फ्लो करेगा हमारा, और हमारा फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा होल कॉन्सेप्ट आइडियल ट्रांसफार्मर का। लास्ट क्लास में हमने बताया था, इस क्लास में दोनों क्लास में मिला के कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसकी क्या क्या है। तो सबसे पहला परमेबिलिटी इनफाइनाइट, रिलक्टेंस 0, कोर लॉसेस 0 होते हैं, लीकेज फ्लक्स 0 होता है। जो टोटल फ्लक्स है वो टोटल का टोटल किससे पास होगा, कोर से पास होता है। ओके, उसके बाद हमने उसका बेसिक फेजर डायग्राम देखा था। एट नो लोड पे, नो लोड पे I2 नहीं आएगा, केवल फाइव और ये सारी चीज थी। ओके, फिर हमने आपको कुछ ऑब्जर्वेशन बताए कि अगर मैक्सिमम 5 आर कांस्टेंट है, जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो कांस्टेंट है। अगर कोई लोड नहीं लगा है तो उसको कोई फ्लक्स नहीं चाहिए हमारा, तो जितना का जितना फ्लक्स आएगा वो हमारा कांस्टेंट फ्लक्स होगा। केवल जो बीच में फ्लक्स है उसको बनाने के लिए हमें जितना करंट रिक्वायर्ड होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब फ्लक्स डेंसिटी को कितना बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे एरिया क्या होगा उतना कम होगा। एरिया कम होगा तो साइज क्या हो जाएगी, कम होगी ट्रांसफार्मर की, कॉस्ट भी हमें क्या होगी, कम रिक्वायर्ड होगा। V/F रेशियो कांस्टेंट होता है अगर फाई कांस्टेंट होता है। फ्लक्स डेंसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। केवीए रेटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स। ये सारे ऑब्जर्वेशन देख चुके हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल देख चुके हैं। फिर हमने बोला अगर ट्रांसफार्मर एट लोड है, आइडियल ट्रांसफार्मर में अगर हम लोड कनेक्ट कर देते हैं तो लोड कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या होगा, इस तरीके से हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, कि ये जो I2 है वो I1 क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, हमारा अपोज करेगा। मतलब जितना हमें ये करंट रिक्वायर्ड होगा, लोड को जितना करंट रिक्वायर्ड होगा वो हमारा इससे लेगा और एक दूसरे का क्या करेगा, हमारा अपोज करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसके आगे। थैंक यू।